हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो साइकोलॉजी है उस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 10th के अंदर जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है उसके अंदर हमें क्या जानना है, साइकोलॉजी एक्चुअली में क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इसका हमारे आज के जो हम जिसको कहते हैं डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा साइकोलॉजी कितना उपयोग होता है और हमें क्लास 10 के अंदर किन किन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम कुल मिलाकर डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में, जिसको हम कहते हैं सेशन नंबर 1। सो क्लास 10 के अंदर जो हमारा पहला सेशन है उसके अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ें कवर करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सो इस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं उसमें है सबसे पहली चीज नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स डेफिनेशन, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस और फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो कुल मिलाकर बात की जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाकई में साइकोलॉजी है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और इसका नेचर क्या है, इसके क्या क्या स्कोप है आज के आने वाले इंडस्ट्री के अंदर, और बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है और साइकोलॉजी के कितने फील्ड्स, कितने विकल्प अवेलेबल है और किसके अंदर क्या काम होता है, कौन सी फील्ड क्या किस तरीके का काम करती है, इन सब चीजों के बारे में कुल मिलाकर हम जानेंगे इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। तो पहली बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी है क्या? तो साइकोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं मनोविज्ञान। सो इस मनोविज्ञान से संबंधित जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये जो हमारा पहला सेशन कंप्लीट होगा, इस सेशन को, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, सो उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहली चीज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स डेफिनेशन। इसका मतलब है साइकोलॉजी का जो नेचर होता है उसके बारे में हम बहुत हद तक जान जाएंगे और उसकी परिभाषा के बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके बाद हम साइकोलॉजी के अलग अलग स्कोप को जानने की कोशिश करेंगे, फिर इलोबरेट करेंगे साइकोलॉजिकल के बेसिक प्रोसेस को और फिर जानेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से फील्ड होते हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस और विकल्प अवेलेबल हैं हमारे साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज कि साइकोलॉजी है क्या, फिर बात करेंगे कि इसका नेचर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो पहले बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी जो एक टर्म है वो मनोविज्ञान है, उसको हिंदी में हम मनोविज्ञान कहते हैं, और जो पूरा का पूरा शब्द है साइकोलॉजी ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। तो हम पूरे के पूरे वर्ड साइकोलॉजी को अगर दो हिस्सों में बांटे तो पहला हिस्सा बन जाता है साइकी, जहां पर दूसरा हिस्सा बन जाता है लोगो। सो कंप्लीट साइकोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, कोई नया विषय नहीं है। बहुत पुराने टाइम से हम कह सकते हैं कि वैदिक टाइम से स्टडी होती थी साइकोलॉजी के बारे में इनफैक्ट, और इसको हम कहते थे स्टडी ऑफ ए सोल। साइकी और लोगो जब दो हिस्सों में हमने बांट दिया तो साइकी का मतलब होता है सोल यानी हमारे आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई। इट मींस स्टडी ऑफ ए सोल इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी इन जनरल टर्म्स। और साइकोलॉजी वैदिक टाइम के बाद जो सबसे पहले सोल ऑफ स्टडी की जो हमने बात की, इसके अलावा जो साइंस का रूप हमने दिया, इसके अलावा और क्या है साइंस साइकोलॉजी के अंदर, विज्ञान के बारे में, व्यवहार के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, इन सब चीजों की एक प्रॉपर स्टडी शुरुआत हुई 1916 के अंदर, सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर, जब पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। और वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो 1879 में यानी 1879 में जर्मनी के अंदर साइकोलॉजी स्टैब्लिश बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, और आज भी जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां पर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जहां तक बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी अलग अलग तरीकों से परिभाषित की जाती है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की जब हमने बात की तो देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जो मेनली कंपोनेंट जो होते हैं साइकोलॉजी को, उसको हमने तीन हिस्सों में बांटा है। जो पहला हिस्सा है वो है स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, और तीसरा जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी अनुभव का स्टडी, मेंटल प्रोसेस की स्टडी, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, और एट द एंड बिहेवियर स्टडी, इट मींस हमारा व्यवहार। इसकी तीन चीजों की स्टडी हम कुल मिलाकर कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर लेकर आते हैं। अब बात करते हैं स्कोप कि स्कोप क्या है साइकोलॉजी के अंदर, क्या रियली में स्कोप है और किस प्रकार के स्कोप है, इस पे अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो सबसे पहली चीज की जो साइकोलॉजी है, इट इज एड्रेसेस मेंटल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। इट मींस कि हम जो सोचते हैं यानी हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो, और हम जैसा बिहेव कर रहे हैं वो,
इन दोनों ही चीज को मिलाकर जब हम एक व्यक्तिगत जीवन में उसके बारे में पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं मेंटल और बिहेवियरल फंक्शनिंग का। फिर हम बात करते हैं तो स्टडी स्टार्टेड विद इट्स फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव से संबंधित किन किन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, और हार्मोन्स का और न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल है स्टडी साइकोलॉजी के अंदर, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स के परिवर्तित होना शुरू होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, और हमारा जो न्यूरो सिस्टम यानी जिसको हम नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होता है। तो हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारी मेंटल एबिलिटी, सब कुछ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने लगता है। तो ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है साइकोलॉजी के अंदर। और इसके बाद बात की जाए तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इट मींस हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान हो रहा है हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी और हमारे सामाजिक जीवन के अंदर भी। इन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे, जिसको हम कहते हैं कुल मिलाकर ये सब वो एरिया है जहां पर स्कोप है साइकोलॉजी का, जहां पर साइकोलॉजी विकसित होता रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा विकसित होने की चांसेस हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को हमने कितने हिस्सों में बांटा है। कुछ ब्रॉड एरिया है, जिसमें से 5 ब्रॉड एरिया के अंदर हमने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को बांटा है। जिसमें से पहला है अटेंशन। अटेंशन मतलब हम आम शब्दों में बात करें तो ध्यान देना, जहां पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा है परसेप्शन, यानी पूर्वानुमान लगाना। कोई भी चीज हमने देखी तो देखते ही हम पूर्वानुमान कैसे लगा लेते हैं उस चीज के बारे में। तीसरी चीज है मेमोरी, यानी याददाश्त हमारी, हम चीजों को कितना बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। फिर थिंकिंग, हमारी सोच, और आखिर में कॉग्निशन, यानी दिमाग की प्रक्रिया, मेंटल फंक्शनिंग हमारी कैसी होती है। इन 5 चीजों के अंदर साइकोलॉजी को कुल मिलाकर बांटा गया है। एक एक करके अगर हम सब चीजों के ऊपर नजर डालें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अटेंशन है क्या। जैसा मैंने ब्रीफ में पहले बताया था, अटेंशन यानी उदाहरण के जरिए हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं इन 5 चीजों का, फिर देखते हैं कि समझने में हमारी कितनी हमें आसानी होती है। अटेंशन यानी मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपका टीचर पढ़ा रहा है आपको। आप कितने अटेंटिव हैं, कितने ध्यान से आप उस टीचर के पढ़ाई हुई बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यानी यहां पर आपका अटेंशन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात की जाए परसेप्शन की, तो यानी कि आपने कहीं पर मान लीजिए टेबल पे एक पेन देखा, तो आपके दिमाग में एक चीज पहले से चली गई, ये पेन है जिसका इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं। इट मींस परसेप्शन, पूर्वानुमान। हो सकता है वो पेन खराब हो या डेमो पेन हो, उसका इस्तेमाल लिखने के लिए ना भी किया जाता हो। पहली चीज समझनी है कि जो हम देख रहे हैं उसको देखते ही हमारे दिमाग में क्या सोच जाती है। फिर तीसरी चीज है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है चीजों को हम कितना बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। फिर आगे थिंकिंग, यानी हमारी सोच जो काफी सारी चीजों पर निर्भर करती है। और कॉग्निशन, यानी अभी मेरा तनाव में है तो मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, अभी मैं खुश हूं तो मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को अगर हम बांटें तो कहते हैं कि हर एक एरिया जो है वो बहुत ब्रॉड एरिया है और हर एक के अंदर बहुत बहुत बेहतर विकल्प अवेलेबल है। पहले बात करते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की। तो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारा है उसको सबसे पहली चीज जो है वो सेंसेशन है। सेंसेशन मेरे ख्याल से वो चीज है जिसको हम अनुभव करते हैं। मतलब मैं उदाहरण के जरिए इसको समझाना चाहूंगा। उदाहरण में देखिए विजन, यानी मैं कुछ देख रहा हूं, इट मींस मैं कुछ सेंस कर रहा हूं। मैं कुछ सुन रहा हूं, इट मींस मैं कान का इस्तेमाल कर रहा हूं, इट मींस मैं कुछ सेंस कर रहा हूं। मैं कुछ टच कर रहा हूं, यानी मैं कुछ सेंस कर रहा हूं। गर्म चीजें छुई, ठंडी चीजें छुई तो मुझे ऐसा कैसा फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसेशन और टेस्ट। कुल मिलाकर कहें तो उदाहरण के अलग हम वैदिक टाइम पर भी जाएं तो सेंसेस बहुत पुरानी चीज है। और कहा भी गया कि इंसान के बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से जो मेजर सेंस ऑर्गन्स है जैसे आंख, नाक, कान, जबान, स्किन, ये सब वो सेंस ऑर्गन्स है जिससे हम अपने बॉडी के अंदर कुछ अनुभव करते हैं। जो साइकोलॉजी की बेसिक चीज है, शुरुआत यहीं से होती है, सेंस ऑर्गन्स ही। दूसरी चीज है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है, जैसा अभी पीछे की स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था, अटेंशन यानी हम किसी चीज पे कितना अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं। वही चीज एग्जांपल के जरिए भी यहां पे समझाई गई है। For an example, while listening to a lecture in the classroom, we attend to the words pronounced by the teacher and try to ignore the other stimuli present in the classroom, such as noise made by the fan or etc. क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, मैं टीचर की बात सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसी वक्त मेरे कान के अंदर और भी कई सारी आवाजें जा रही हैं, जैसे पंखे की आवाज,
शायद खिड़की खुली है मेरे लेक्चर रूम की, तो शायद बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो टीचर की आवाज के अलावा कोई और आवाज को मैं इग्नोर कर दूं और पूरा का पूरा ध्यान मैं टीचर के ऊपर लगा दूं चीजों को सुनने में, समझने में और सीखने में, तो यानी कि मैं अटेंशन दे रहा हूं, मेरा ध्यान बिल्कुल एक जगह पर जाकर केंद्रित हो गया है। दूसरी चीज परसेप्शन। सो परसेप्शन का दूसरा उदाहरण मैं ले सकता हूं कि वी लुक एट अ पेन एंड रिकॉग्नाइज इट एज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। जैसा मैंने कहा कि जब हमारी नजर पेन पे जाती है तो हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल हम लिखने के उद्देश्य से या लिखने के लिए करते हैं। लर्निंग, तो लर्निंग इज एन एग्जाम्पल विच इज बेसिकली अ लर्न लैंग्वेज। राइडिंग अ बाइसिकल एंड अप्लाइंग मैथमेटिकल स्किल्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज लर्निंग। जैसा मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, मैंने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, तो मैंने क्या किया, मैंने साइकिल चलाना सीखा। इट मींस लर्निंग इज अ प्रोसेस। सो ये भी एक लर्निंग का टाइप है। या फिर मैं मैथ्स बनाना सीख रहा हूं, मुझे 2 और 2 4 जोड़ना, पहले ऐड करना नहीं आता, मैंने ऐड करना सीखा कि 2 और 2 4 होते, इट मींस ये स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हुई। तो कैसे, मैंने सीख कर इन चीजों को डेवलप किया है। सो ये लर्निंग कहलाती है। फिर आती है बात मेमोरी की, यानी याददाश्त। तो कह सकते हैं हम कि राइटिंग द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडीइंग फॉर द पेपर इज कॉल्ड एज मेमोरी। यानी जो भी चीज हमने पढ़ाई की और उस चीजों का जवाब हम संबंधित सवालों के अंदर हम एग्जामिनेशन में लिखेंगे, तो वो हम याददाश्त की बदौलत ही लिखेंगे। जैसे अभी जो आपका सेशन चल रहा है, इस सेशन के अंत में कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उन सवालों का जवाब तभी दे पाएंगे जब इस सेशन को आपने ध्यान से सुना है, देखा है और समझा है और याद किया है। फिर बात करते हैं थिंकिंग की। सो थिंकिंग को हम कह सकते हैं व्हेन वी सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम we logically establish the relationship among various variables in our mind and take a decision। यानी जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, यानी मैथ्स का कोई सवाल हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के टाइम पे बहुत सारे लॉजिकल चीजें या बहुत सारे लॉजिकल रिलेशनशिप्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, और उनमें से एक सही डिसीजन लेकर जब हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि यही तरीका सही है सवाल को सॉल्व करने का, इट मींस ये कहलाता है हमारा थिंकिंग। और इन सब चीजों के आधार पर अगर हम इसको एरिया को बांटने की कोशिश करें, यानी कि साइकोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी हैं, यानी एरिया कौन कौन सा है साइकोलॉजी के अंदर, सो हम इनको टोटल हम बांट सकते हैं 6 अलग अलग एरिया के अंदर। सो पहला एरिया है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिर आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिर क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी। सो ये जो साइकोलॉजी के ये जो फील्ड्स आपको मैंने बताए हैं, ये सब एक अलग अलग फील्ड है और हर एक फील्ड की अपनी एक स्पेशलिटी है, अपना एक स्पेशलाइजेशन है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं अभी से एक एक करके इन सारे फील्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। पहली चीज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। मान लीजिए कि कोई इंसान मेंटली फिट नहीं है और उसका ध्यान उस समय नहीं दिया जा रहा, यानी वो क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या करता है, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो एबनॉर्मल कैटेगरी में हम जिसको डाल देते हैं, ये तो पागल इंसान। तो पागलपन कुछ नहीं होता, साइकोलॉजी की भाषा में पागलपन नाम की कोई चीज नहीं है। इट इज जस्ट यू आर एबनॉर्मल, आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं, इट मींस यू आर एबनॉर्मल। सो ऐसी चीजों की पढ़ाई, चाहे वो स्ट्रेस में जाने के कारण हो, डिप्रेशन में जाने के कारण हो, इन सब चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी जो न्यूरो सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी न्यूरो सिस्टम का क्या लेना देना है और क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के सिम्टम्स में, बिहेवियर में, इन सब चीजों के बारे में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम जानते हैं। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करें तो यानी कि अगर मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे मेरे अंदर नकारात्मक भाव आ रहे हैं, मैं स्ट्रेस में रहता हूं या मैंने सुसाइड्स करने की कोशिश की है, तो ये सब क्यों हो रहा है, तो इसको क्लिनिकल जरिए यानी कि मेडिकल टर्म्स में बात करें तो दवाइयों के जरिए या फिर काउंसलिंग देकर हम बार बार उसको काउंसलिंग सेशंस देकर उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि जो वो कर रहा है वो गलत कैसे है और वो अपनी बेहतर जिंदगी और बेहतर विकल्प कैसे चुन सकता है। फिर आती है बात एजुकेशनल साइकोलॉजी की, यानी कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है इस इंडस्ट्री के अंदर। कोई बच्चा साइंस पढ़ सकता है, कोई कॉमर्स पढ़ सकता है, कोई आर्ट्स पढ़ सकता है, और इन 3 ब्रॉड एरिया के अंदर बहुत सब एरियाज है जिसकी पढ़ाई की जा सकती है। तो कौन सा विकल्प अच्छा है, कौन से पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जब हम चुनते हैं, एक बच्चा जो 12वीं पास करता है या 10वीं पास करता है और अपना विषय चुनता है कि मुझे आगे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक होता है उस इंसान, उस व्यक्तिगत इंसान की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इंटरेस्ट एरिया और उसकी एबिलिटी। सो इन तीनों चीजों को मिलाकर फिर फाइनली हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, जिसकी डिटेल पढ़ाई हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करते हैं।
फिर बात आती है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की। सो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कुल मिलाकर एक ऐसा एरिया है जहां पर सब चीजें वातावरण से निर्भर करती हैं। पेड़ पौधे, पॉल्यूशन, डस्ट, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और इनका असर हमारे जीवन में क्या पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में जब जानते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की पढ़ाई। और लास्ट में जिसको हम हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं, यानी हमारे सेहत से जुड़ी हुई चीजें, वैसी साइकोलॉजी जो हमें सेहतमंद बनाती है, जिसका उदाहरण एक योगा साइकोलॉजी भी हो सकता है। वो चीजें जिसके इस्तेमाल से हम मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर जानते हैं। फील्ड साइकोलॉजी की तरफ ही आगे बढ़े तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी एक हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि वैसी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संस्था से संबंधित हो, यानी कामकाज की जगह, वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी से कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई तनाव हो रहा है, कोई डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, स्ट्रेस है, ओवर टाइम का प्रॉब्लम है, ज्यादातर काम करते करते थक गए हैं। एक काम की जगह पर जुड़ी हुई जितने भी समस्याएं होती हैं, उन सब चीजों का समाधान ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का भी एक नाम दे सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी इंसान के डेवलपमेंटल स्टेजेस को कैसे हम बहुत बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जानते हैं। और साइकोलॉजी के अंदर कुछ आज के टाइम पर इमर्जिंग फील्ड्स भी हैं, यानी जो फील्ड साइकोलॉजी का एक हिस्सा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें एक बहुत बेहतर हिस्सा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, खासतौर पे इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत फेमस है, तो देखते होंगे कि वहां पर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है। इट मींस सिर्फ क्रिकेट के अंदर ही नहीं, हर एक स्पोर्ट्स के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो उस खिलाड़ी को, उस प्लेयर को मानसिक तौर पे स्वस्थ रखने के लिए काम करता है। यानी आप स्ट्रेस को, बाकी सारी चीजों को अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं और आप अपना सारा ध्यान खेल पर कैसे लगाएं, इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभाई जाती है। मिलिट्री साइकोलॉजी, जो मिलिट्री आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उन लोगों को काफी जीवन में तनाव होता है, फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर रोजमर्रा की सहूलियत, सुविधाएं, सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो तनाव जीवन में होना लाजमी है। कैसे हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करके अपने काम पर फोकस रख सके, इन सब चीजों के बारे में मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाई की जाती है। और एविएशन साइकोलॉजी भी एक बहुत बढ़ती हुई फील्ड है साइकोलॉजी के अंदर। और ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर एक पायलट जब प्लेन उड़ा रहा है तो उस टाइम पर उसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए, साइकोमोटर एबिलिटी यानी हाथ आंख का बेहतर तालमेल, अटेंशन पावर, रिएक्शन टाइम, ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसको एक अच्छा पायलट बनाने में बहुत मदद करती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम एविएशन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इसको हम इमर्जिंग फील्ड के अंदर रख सकते हैं। ये तो कुछ मेजर फील्ड्स हैं जैसे स्पोर्ट्स, मिलिट्री, एविएशन, इसके बारे में मैंने बताया। ऐसे भी कुछ और भी फील्ड्स हैं जैसे ट्रैफिक साइकोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स साइकोलॉजी है। तो इन सब चीजों का भी बहुत मेजर रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज के टाइम पर। ये वो चीज है जिसको मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, डू इट योरसेल्फ, यानी ये वो चीजें हैं जो आपको खुद से करना है। इससे पहले कि आप इन चीजों को खुद से करना शुरू करें, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज मेन चीजें क्या किया। हमने सबसे पहले बात की साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई। ब्रीफ करते हुए बताऊंगा कि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो वैदिक टाइम से हिंदुस्तान के अंदर है और साइंस और फॉर्मल तरीके से बात की जाए तो इसकी शुरुआत कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। और जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहां पर इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और बहुत ज्यादा ग्रो किया चुका है ये फील्ड जर्मनी के अंदर। और जो साइकोलॉजी है इसके काफी अलग अलग फील्ड्स हैं, वास्ट फील्ड है और इसमें अलग अलग चीजों की पढ़ाई होती है जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इन सब चीजों के बारे में जानना और डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, इस चीजों को समझा है। और इसके बावजूद इसके आगे हम बात करें कि फील्ड क्या है साइकोलॉजी के अंदर, तो बहुत सारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं और मेजर इमर्जिंग फील्ड में हमने बात की है। स्पोर्ट्स जैसे एक फील्ड है, एविएशन एक फील्ड है, मिलिट्री एक फील्ड है, ये सारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं। और इसके अलावा जो बहुत ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, तो ये सब वो मेन एरिया है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब कुल मिलाकर अगर हम इन सवालों पर ध्यान दें तो ये वो सवाल हैं जिनका सवाल का जवाब आपको ढूंढना है और ये असाइनमेंट पूरा करना है, ये टास्क पूरा करना है। तो मैं एक एक करके ये 3 जो सवाल है आपके सामने इसको समझा देता हूं जिससे आपको मदद मिलेगी सवाल को पूरा करने में। जो पहला सवाल है वो कहता है डिफाइन साइकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। यानी जो साइकोलॉजी यानी जो मनोविज्ञान है इसको आपको परिभाषित करना है उन उदाहरणों की मदद से जो साइकोलॉजी के अलग अलग कंपोनेंट्स को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल है वो ये कहता है एक्सप्लेन द वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर।
सपोर्ट योर आंसर विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। यानी दूसरा सवाल जो है वो ये कहता है कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपको ह्यूमन बिहेवियर को वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये समझाना है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे इन्फ्लुएंस करता है इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, और साथ में आपको कुछ उदाहरण भी देने हैं जो आपके उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो, संबंधित हो। और जो तीसरा सवाल है वो ये है, डिस्क्राइब 4 फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इंटरेस्ट यू मोस्ट, गिव रीजन। यानी जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी अभी पीछे के सेशन में, पीछे की स्लाइड्स में, कि साइकोलॉजी की वो कौन कौन सी फील्ड है जिसके बारे में हमने जाना, उनमें से 4 ऐसी फील्ड का नाम आपको बताना है। यानी 4 साइकोलॉजी की फील्ड को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और आपको बताना भी है कि उन चारों में से आपका इंटरेस्ट किस साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, और उसका कारण भी बताना है। सो तीसरा सवाल जो ये है वो ये कहता है कि साइकोलॉजी के 4 फील्ड के बारे में डिस्क्राइब कीजिए और अपना इंटरेस्ट बताइए कि किस फील्ड के अंदर आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसका एक कारण भी दीजिए कि क्यों मुझे उस फील्ड के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से ये 3 सवाल वही सवाल हैं जिसके बारे में हमने अभी इस सेशन के अंदर, सेशन नंबर 1 के अंदर डिस्कशन किया, चर्चा किया। उन चीजों को याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, और ध्यान दीजिए कि हमने क्या चीजें डिस्कशन किए हैं, डिस्कस किया है, और उनकी मदद से इन 3 सवालों को अपने शब्दों में यानी अपने लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने आप को और साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये सेशन 1 था। सेशन 1 के अंदर हमने मेजरली बेसिक ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। फर्दर साइकोलॉजी के आगे की डिटेल्स को जानने के लिए सेशन नंबर 2 कंटिन्यू होगा हमारा। सेशन नंबर 1 की असाइनमेंट को पूरा कीजिए, और थैंक यू टू जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। दैट इज द एंड ऑफ द सेशन नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।